हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज बीजांड की संरचना, जिसको कि हम ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। यदि हम इस ओव्यूल की संरचना देखें, यदि हम एक बीजांड की बात करें, तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि बीजांड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है, और ये जो बीजांड है ये एक या एक से अधिक भी हो सकता है। अर्थात एक अंडाशय के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही बीजांड पाया जाएगा, एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। एक से ज्यादा बीजांड भी एक अंडाशय के अंदर हो सकते हैं। फिर ये जो बीजांड जब एक से ज्यादा होते हैं तो इनकी व्यवस्था क्या है, या एक से अधिक बीजांड होते हैं तो अंडाशय के अंदर उनकी व्यवस्था को हम बीजांडासन कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटेशन कह देते हैं। यदि हम एक बीजांड की बात करें, उसको हम लोग अध्ययन करें, तो एक बीजांड जो है वो रचना के अंदर अंडाकार होता है और साथ के साथ वो एक श्वेत या व्हाइटिश रचना होती है। और अंडाशय जो है वो किसके ऊपर पाया जाता है, तो बेसिकली अंडाशय के अंदर जो है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड है वो आसन जो है, बीजांड का जो आसन है उसको हम क्या कह देते हैं, बीजांडासन कह देते हैं, या हम उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंडाशय में बीजांड जो है वो एक गद्दीनुमा संरचना से संलग्न रहता है, और इस गद्दीनुमा संरचना को हम क्या कह देते हैं, प्लेसेंटा या अपरा कह देते हैं। ओके, अब वैसे तो बीजांड अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी मैं कुछ ही देर के अंदर आपको बीजांडों के अलग अलग प्रकार भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अधिकांश आवृतबीजी पादपों के अंदर, मतलब मैं कहना चाहता हूं लगभग 82% पादप कुलों की यदि हम बात करें तो 82% प्लांट फैमिलीज के अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है, तो वो है प्रतीप प्रकार का बीजांड। प्रतीप प्रकार का जो बीजांड होता है उसे हम इंग्लिश के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं। लेकिन ये जो ओव्यूल है उसकी विशेषता है कि यह ओव्यूल 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। क्योंकि ये 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है मतलब ये इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसीलिए हम इसे उल्टा बीजांड कहते हैं, या हम इसे इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी इसे जानते हैं। अब आप देखें यहां पर इस बीजांड के अंदर आपको अलग अलग यहां पर लेबलिंग नामांकित चित्र मैंने बना रखा है, तो हम एक एक करके और उन रचनाओं को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें यहां पर एक रचना दिख रही है आपको, जिसका कि नाम है बीजांड वृंत। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड जो है वो एक गद्दीनुमा संरचना से संलग्न रहता है, जिसका कि नाम है अपरा, यानी कि क्या होता है, प्लेसेंटा। ओके, लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर बीजांड प्लेसेंटा से कैसे जुड़ा रहता है। तो याद रखिएगा, हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बीजांड वृंत। ये रहा बीजांड वृंत, जिसको कि हम बोलते हैं फ्यूनिकल। यूं समझिए ये बीजांड का वृंत है, यानी कि इट इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। हम स्टॉक ऑफ ओव्यूल को फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। इस बीजांड वृंत की रचना के, बीजांड वृंत के द्वारा ही बीजांड जो है वो अपरा से जुड़ा रहता है। और साथ के साथ आप देखेंगे कि यहां पर बीजांड वृंत के अंदर यहां पर मैंने एक रचना बना रखी है, जिसके अंदर मैंने लिख रखा है संवहन रज्जु या संवहन उत्तक, मतलब वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर स्ट्रैंड आप कह सकते हो। प्रश्न उठता है कि बीजांड वृंत के अंदर इस संवहन रज्जु का कार्य क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपरा का जो काम होता है, प्लेसेंटा का जो काम होता है वो है पोषण देना। अब बीजांड जो है वो किससे संलग्न है, प्लेसेंटा से संलग्न है। तो बीजांड वृंत के अंदर ये जो संवहन रज्जु है ये अपरा से पोषण को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। मतलब ये पोषण को लेने के लिए और आगे संवहन के लिए यहां पर क्या उपस्थित होता है, संवहन रज्जु उपस्थित होता है। अब यहां पर बीजांड वृंत के बाद में यदि आप एक रचना को देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक रचना लिख रखी है रैफ, राइट। ये रैफ क्या है, रैफ वास्तव में एक अंग्रेजी शब्द है। यदि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसको हम संधि रेखा कहते हैं। ये एक संधि रेखा या उभार है। ओके, अब यहां पर आपको डायग्राम में देखना है, ये पूरा जो है वो यहां से लेके और यहां तक नाभिका तक के लेवल पर, हाइलम तक के लेवल पे आप देखोगे तो क्या स्थित है, बीजांड वृंत स्थित है। लेकिन क्या होता है कि ये बीजांड वृंत केवल यहां तक ही सीमित नहीं है, ये बीजांड वृंत संपूर्ण बीजांड, यहां पर आप देखो कि बीजांड यहां पर नाभिका से ऊपर की ओर चला गया है,
और बीजांड से संलग्न है, मतलब कि ये देखिए आप, ये नाभिका है, वास्तव में ये यहां तक है बीजांड ग्रंथ, लेकिन ये बीजांड ग्रंथ जो है वो ऊपर चला गया है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में नाभिका के ऊपर जो बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि है उसे हम क्या कह देते हैं, रेफ कह देते हैं, और ये एक रिजनुमा संरचना है या एक उभारनुमा संरचना है। तो ये देखिए, ये नाभिका से ऊपर की ओर बीजांड ग्रंथ की एक अतिवृद्धि है, ये फ्यूनिकल की आउटग्रोथ है, और ये वास्तव में क्या है, ये एक अनुलंब उभार है। ओके, तो ये क्या था, रेफ था। अब आ जाते हैं कुछ और रचनाओं की हम बात करते हैं। एक रचना होती है जिसका कि नाम है ऑब्ट्यूरेटर, राइट। ये कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसके बारे में प्रश्न भी पूछे गए हैं, आप इसको समझिएगा। एक रचना होती है ऑब्ट्यूरेटर। इस डायग्राम के अंदर आप देखना चाहोगे तो आपको ऑब्ट्यूरेटर रचना नहीं दिखेगी। ऑब्ट्यूरेटर को हम हिंदी के अंदर कहते हैं सेतुक। अब ये सेतुक रचना है क्या, तो वास्तव में ये जो सेतुक है इसका निर्माण कौन करता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका जो निर्माण होता है वो या तो किसके द्वारा होता है, बीजांड व्रंत के द्वारा, या तो ये किसके द्वारा होता है, ये बीजांड व्रंत के द्वारा, या तो बीजांड व्रंत के द्वारा, या फिर इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, अपरा के द्वारा, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा होता है। अब प्रश्न उठता है कि ऑब्ट्यूरेटर का कार्य क्या है। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर है इसका कार्य क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, पोलन ट्यूब जो होती है, पोलन ट्यूब समझते हैं ना, ये पराग नलिका को बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करने के लिए ये क्या देता है, रासायनिक गाइडेंस देता है, यानी कि ये क्या देता है, केमिकल गाइडेंस देता है। ऑब्ट्यूरेटर क्या है, सेतु कहते हैं इसे। पराग नलिका को बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करने के लिए केमिकल गाइडेंस देता है। देखिए यूं समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो है वो पूरा के पूरा, ये मान लीजिए कि ये जो है वो एक बीजांड है, और ये जो है वो क्या है, बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वार है। अब ऊपर से जो आ रही है पराग नलिका, उसे नहीं मालूम है कि उससे कहां पर जाना है, तो ये पराग नलिका मान लीजिए, तो पराग नलिका जो है वो बीजांड के अंदर बीजांड द्वार वाले प्रदेश से प्रवेश करे, राइट। तो वो जो रासायनिक गाइडेंस है, केमिकल गाइडेंस देने का जो काम है वो किसका है, ऑब्ट्यूरेटर का है, क्योंकि पराग नलिका को नहीं मालूम है कि उसको बीजांड में कैसे प्रवेश करना है। तो ये क्या दे देती है, रासायनिक दिशा निर्देश दे देती है, केमिकल गाइडेंस दे देता है ऑब्ट्यूरेटर, ताकि कि बीजांड द्वार से ये किसमें प्रवेश कर जाए, बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाए। तो आपको ऑब्ट्यूरेटर नामक रचना के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ अन्य भागों के बारे में, और वो है नाभिका। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है नाभिका, इसको नाभिक या नाभिका, और अंग्रेजी के अंदर इसे हाइलम कहते हैं। आप पहले इसकी स्थिति देख लीजिए, ये हाइलम है, देखिए ये बीजांड व्रंत है, और ये पूरा के पूरा बीजांड का मुख्य शरीर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड व्रंत से जिस क्षेत्र में जुड़ा रहता है, जिस क्षेत्र या बिंदु, बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड व्रंत से जिस क्षेत्र या ऑब्लिक बिंदु से जुड़ा रहता है, उसे हम नाभिका कहते हैं। क्या कहा मैंने, नाभिका क्या चीज है, ये बीजांड का मुख्य शरीर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं नाभिका क्या है, नाभिका वह स्थान है जहां पर बीजांड का मुख्य शरीर बीजांड व्रंत से जुड़ा रहता है। तो ये देखिए, ये बीजांड व्रंत है और ये बीजांड का मुख्य शरीर है। जिस क्षेत्र या बिंदु के ऊपर ये जुड़ा रहता है उसे हम क्या कह देते हैं, नाभिका के नाम से इसको हम जानते हैं। अब आते हैं दूसरा भाग कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तो देखिएगा, जो बीजांड का पूरा के पूरा मुख्य शरीर है वो एक उत्तक से बना हुआ है, राइट, और उसको हम क्या कहते हैं, बीजांड काय। क्या कहते हैं उसे, बीजांड काय। अंग्रेजी के अंदर इसे न्यूसेलस भी कहते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
न्यूसेलर से। वास्तव में ये मृदुतकीय उत्तक है और ये वास्तव में कैसा है, ये एक पोषक उत्तक है, ये एक पोषक उत्तक है। ओके, और ये सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। यदि बीजांड के अंदर यदि कोई सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर यदि कोई चीज है तो वो कौन है, बीजांड काय है। ओके, अब ये जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय की मात्रा के आधार पर यदि देखें, मात्रा के आधार पर कि बीजांड काय उत्तक जो है वो कितना है, उस मात्रा के आधार पर देखें तो बीजांडों को दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। एक जो होता है उसका नाम है स्थूल बीजांड काय, स्थूल बीजांड काय बीजांड, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं तनु बीजांड काय बीजांड। क्या अर्थ है इसका? ये दो प्रकार के बीजांड होते हैं, स्थूल बीजांड काई और तनु बीजांड काई। स्थूल बीजांड काई का, स्थूल का मतलब होता है ज्यादा मास में और तनु का मतलब होता है कम। तो यहां पर स्थूल बीजांड काय बीजांड एक ऐसा बीजांड है जिसमें बीजांड काय की मात्रा क्या होती है, ज्यादा की मात्रा बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये जो तनु बीजांड काय बीजांड होता है, इसके अंदर बीजांड काय उत्तक की मात्रा जो है, कि मात्रा जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो मात्रा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा के आधार पर, बीजांड काय उत्तक की मात्रा के आधार पर हम कह सकते हैं बीजांड दो प्रकार का, स्थूल बीजांड काय बीजांड और तनु बीजांड काय बीजांड। जिसके अंदर बीजांड काय की मात्रा ज्यादा हो वो स्थूल, और जिसके अंदर कम हो वो क्या हो गया, तनु बीजांड काय। ओके, और ये कैसा उत्तक है, पोषक उत्तक है। अब आ जाते हैं कि ये जो बीजांड काय होता है इसमें गुणिता का स्तर क्या होता है। तो याद रखना बीजांड काय के अंदर गुणिता का जो स्तर है वो हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है, 2n होता है, यानी कि ये कैसा है, द्विगुणित है। बीजांड काय जो होता है वो कैसा है, इसके अंदर जो है कोशिकाएं वो कैसी है, द्विगुणित होती है। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन कि इस बीजांड काय को चारों तरफ से घेरे हुए, इस बीजांड काय को चारों तरफ से घेरे हुए कौन सी रचना है। लेकिन उससे भी पहले आपको दो चीजें और मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बीजांड काय उत्तक की बात चल रही है। तो यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा और उसका नाम है दैट इज बीजांड काई चोंच। बीजांड काई चोंच ये क्या चीज होती है? बीजांड काई चोंच को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं न्यूसेलर, न्यूसेलर बीक। बीक का मतलब क्या होता है, चोंच। ओके, तो क्या होता है कि कुछ बीजांडों में या कुछ बीजांडों में क्या होता है कि जो बीजांड काई उत्तक होता है, बीजांड काई उत्तक चोंच के रूप में बीजांड द्वार से बाहर आ जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? आप देख सकते हैं कि बीजांड काई उत्तक को चारों तरफ से घेरे हुए अध्यावरण है, केवल एक ही स्थान है बीजांड द्वार जहां पर कि अध्यावरण नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बीजांड काई उत्तक है वो यहां पर चोंच के रूप में यहां से बीजांड द्वार से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और इसी चोंच को हम क्या कह देते हैं, न्यूसेलर बीक, या हम इसे बीजांड काई चोंच भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये किस कैटेगरी के या कौन से कुल के पादपों के अंदर ये पाया जाता है। तो देखिए, एक तो पॉलीगोनियसी पादप कुल, राइट। इसी तरीके से यूफॉर्बिएसी पादप कुल, और कुकरबिटेसी पादप कुल। ये तीन पादप कुल मैंने लिख रखे हैं, और इन तीन पादप कुलों के सदस्यों के अंदर यदि देखेंगे तो बीजांड को यदि अध्ययन करोगे तो बीजांड के अंदर जो बीजांड का उत्तक है वो चोंच के रूप में बीजांड द्वार से कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब हम बीजांड काय की बात करते हैं तो आपको इस बीजांड काय चोंच के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज और क्या है, ये जो बीजांड काय चोंच की हमने बात की, इसके अलावा और क्या होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पेरिस्पर्म। ये पेरिस्पर्म क्या होता है समझिएगा, राइट। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि बीजांड निषेचन के बाद किसमें बदल जाता है, बीज के अंदर। तो बीजों में बीज के निर्माण के साथ ही जब बीजांड से क्या बन जाता है, बीज बन जाता है, तो बीज के
निर्माण के साथ ही बीजांडकाय समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ उदाहरण बीजों के ऐसे हैं जिनमें बीजांडकाय उत्तक, जिनमें बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, पतली परत के रूप में पाया जाता है। तो बीजों के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूं, बीजों के अंदर यदि बीजांडकाय उत्तक एक पतली परत के रूप में शेष रह जाए तो उसे क्या कह देते हैं हम? पेरिस्पर्म कहते हैं। ये पेरिस्पर्म यानी कि वास्तव में ये बीजांडकाय उत्तक का अवशेष है जो बीजों के चारों तरफ एक पतली परत के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो सबके अंदर पेरिस्पर्म नहीं पाया जाता है। पेरिस्पर्म किस किस में पाया जाता है? तो मैंने यहां पर कुछ उदाहरण लिखे, मिराबिलस, जैसे मिराबिलस के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से बीट के अंदर, चुकंदर जो होता है बीट के अंदर, उसमें पाया जाता है। और साथ के साथ जो है ब्लैक पेपर समझते हैं? ब्लैक पेपर का मतलब होता है काली मिर्ची, उसके अंदर भी क्या होता है? ये पाया जाता है। ओके, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए पेरिस्पर्म के बारे में। ओके, नाउ अब आ जाते हैं कि इस न्यूसेलस में, बीजांडकाय उत्तक में धंसा हुआ कौन है। तो देखिएगा कि हम बात करते हैं एक विशेष रचना की जिसका नाम है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश या इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। इसे हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो ये रचना आप देख सकते हो, एक बीच में एक रचना दिख रही है जो बीजांडकाय में धंसी हुई है। तो भ्रूणकोश कहां पर पाया जाता है? बीजांडकाय में धंसा रहता है, राइट। और ये जो भ्रूणकोश है इसकी विशेषता है कि इसके अंदर 7 तो होती है कोशिकाएं और 8 होते हैं इसके अंदर क्या चीज? केंद्रक, 8 केंद्रक। तो ये जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोश की है, वह 8 केंद्र की रचना है। मैं यहां पर भ्रूणकोश बनाता हूं। यहां पर ये देखिएगा ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं। ये जो ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं इन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल, और इनकी संख्या है 3। यदि आप नीचे की तरफ देखेंगे तो एक रचना होती है, इसको बोलते हैं हम अंड कोशिका। अंड कोशिका ये कितनी होती है? 1 होती है। और साइड के अंदर 2 अन्य कोशिकाएं और होती है, ये वाली और ये वाली। इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका की संख्या कितनी होती है? 2। तो ये हो गई 3। और इस पूरे को मिलाकर, मतलब अंड कोशिका प्लस 2 सहायक कोशिकाओं को मिलाकर आप क्या कहते हैं? इसे अंड समुच्चय कहते हैं, यानी कि एग एपरेटस कहते हैं, राइट। तो 3 तो हो गई कोशिकाएं ऊपर, 3 नीचे हो गई। और बीच में यहां पर 2 केंद्रक पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। इन्हें हम ध्रुव केंद्रक कहते हैं। ओके, और बीच में यहां पर जो कोशिका है इसे हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं, राइट। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो कोशिकाएं कितनी हो गई? 3 ये रही, 3 ये रही, 6 और 1 ये वाली, तो 7 तो हो गई कोशिकाएं। और केंद्रक की यदि आप काउंटिंग करेंगे तो केंद्रक कुल मिलाकर कितने हैं? 8 है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कैसी है? 8 केंद्र की अवस्था है। ओके, तो इसको हम मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये कहां पर धंसा रहता है? तो ये बीजांडकाय उत्तक के अंदर धंसा रहता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट भाग कि ये बीजांडकाय उत्तक को घेरे हुए रचना कौन है? तो अध्यावरण है। अध्यावरण, इन्हें हम इंटीगुमेंट कहते हैं, राइट। और ये क्या चीज होती है? सुरक्षात्मक। ये सुरक्षात्मक क्या होते हैं? आवरण होते हैं जो किसको घेरे रहते हैं? बीजांडकाय उत्तक को क्या रहते हैं? घेरे रहते हैं। लेकिन बीजांडों के अंदर, अलग अलग प्रकार के बीजांडों के अंदर अध्यावरणों की संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि यदि मैं कहूं कि कोई एक बीजांड है और उसके अंदर एक अध्यावरण हो सकता है, एक अध्यावरण हो सकता है। बीजांड के अंदर जरूरी नहीं है कि 2 बीजांड, आपको हमेशा 2 अध्यावरण ही दिखाई देंगे। जैसे मैंने चित्र के अंदर जो है वो 2 अध्यावरण बना रखे, लेकिन कभी कभी कैसा होता है? एक अध्यावरण भी होता है।
एक अध्यावरण होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटेग्मिक कंडीशन। यूनिटेग्मिक एक अध्यावरणीय अवस्था, एक अध्यावरण होता है। एक अध्यावरण क्या है? तो जितने भी आधुनिक डाइकोट पादप हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर बीजांड के चारों तरफ कितने हैं? एक अध्यावरण है। और एक और होती है तो द्विअध्यावरणीय अवस्था, इसको हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं बाइटेग्मिक। बाइटेग्मिक का मतलब होता है कि कितने अध्यावरण होते हैं? 2 अध्यावरण होंगे। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, एक बाह्य अध्यावरण है और एक आंतरिक अध्यावरण है। याद रखना, जब 2 अध्यावरण होते हैं तो अंदर वाला पहले बनता है और बाहर वाला कब बनता है? बाद में बनता है। तो ये द्विअध्यावरणीय अवस्था हुई। ये किस में पाए जाते हैं? तो एक तो द्विअध्यावरणीय अवस्था किस में पाई जाती है? प्रिमिटिव यानी कि आदिम डाइकोट के अंदर। और साथ के साथ याद रखना, जितने भी मोनोकोट होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? द्विअध्यावरणीय अवस्था होती है। और एक अवस्था और होती है जिसको बोलते हैं अध्यावरणीय अवस्था। अध्यावरणीय अवस्था को हम बोलते हैं एटेग्मिक कंडीशन। एटेग्मिक का मतलब है कि अध्यावरण होता ही नहीं है। अध्यावरण क्या है? यहां पर एब्सेंट है। किसमें पाया जाता है? तो यहां पर मैंने उदाहरण लिखा लॉरियंथस। दूसरा मैंने उदाहरण लिखा लीरियोस्मा। तीसरा मैंने उदाहरण लिखा जैसे कि ओलेक्स। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सेंटेलम, जिसको कि हम चंदन भी कहते हैं। तो अध्यावरणीय अवस्था पाई जाती है। तो ये अध्यावरण जो है वो क्या है? सुरक्षात्मक आवरण है। अब क्योंकि अध्यावरणों की बात चल रही है तो कभी कभी आपने देखा एक अध्यावरण हो सकता है, 2 हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, लेकिन कभी कभी एक तीसरा अध्यावरण भी होता है। और इस तीसरे अध्यावरण को हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। और ये बीजांड के आधार से शीर्ष तक फैला रहता है। मतलब ये पूरा के पूरा क्या रहता है? बीजांड को क्या रहता है? ये घेरे रहता है। और आप इसे तीसरा अध्यावरण भी कहते हैं। एग्जाम के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा लीची के अंदर, तो यदि आपसे पूछे कि लीची के अंदर क्या पाया जाता है, तो एरिल पाया जाता है। और ये जो एरिल होता है, ये एरिल लीची के अंदर कैसा होता है? एडिबल होता है। एडिबल का मतलब क्या है? ये खाने योग्य होता है। ओके। और साथ के साथ आपने नाम सुना होगा जंगल जलेबी का, राइट, यानी कि कीकर जिसको कहते हैं। कीकर के अंदर भी क्या पाया जाता है? आपने देखा होगा कीकर के अंदर की तरफ तो क्या है? बीजांड है, और उसके ऊपर गुलाबी रंग का और श्वेत रंग का आवरण पाया जाता है। वो क्या है? कीकर। तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? एरिल पाया जाता है। तो एरिल के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। और एरिल जैसी ही एक रचना यानी कि अध्यावरण, तीसरे अध्यावरण जैसी एक रचना होती है जिसको बोलते हैं कैरेंकल। लेकिन याद रखना, बस कैरेंकल के लिए यह ध्यान रखिए कि किसमें पाया जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो क्या है? रिसिनस किसको कहते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं कैस्टर, यानी कि अरंडी के अंदर भी एक रचना पाई जाती है, लेकिन वो एरिल नहीं कहलाती है। वो क्या कहलाती? कैरेंकल कहलाती है। और ये एक कॉलर नुमा क्या होती है? अतिवृद्धि होती है। ओके। तो ये हम बात कर रहे थे किसकी? अध्यावरण की। अब 2 भाग और आप देख सकते हो यहां पर लिखे हुए हैं, और उनका नाम है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या है? यहां पर बीजांड द्वार वाले जगह पर अध्यावरण क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आप देख सकते हो संपूर्ण बीजांड के चारों तरफ क्या है? अध्यावरण है, लेकिन बीजांड द्वार वाली जगह के ऊपर क्या नहीं है? अध्यावरण नहीं है। और ये जो बीजांड द्वार है, यहां से पराग नलिका का क्या होता है? प्रवेश होता है। पराग नलिका का प्रवेश, अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि पराग नलिका का जो प्रवेश है बीजांड के अंदर, वो कहां से होता है? बीजांड द्वार की तरफ से होता है। और यदि आप चित्र के अंदर देखोगे तो बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत सिरे पर देखिए, बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत सिरे के ऊपर क्या पाया जाता है? निभाग, राइट। ये बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित, राइट। और इसको हम क्या कह देते हैं? निभाग को हम चलाजा भी कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इसे क्या कहते हैं? चलाजा। और ये कहां पर पाया जाता है? तो याद रखना कि ये बीजांड काय
उत्तक प्लस कहां पर, ये निभाग कहां पर पाया जाता है, बीजांड का है उत्तक प्लस अध्यावरण के जंक्शन पर क्या होता है, ये पाया जाता है, जंक्शन पर पाया जाता है। ओके, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये किसके बारे में था, ये जो मैंने पूरा पढ़ा है ये प्रति प्रकार का पूरा बीजांड था, लेकिन लास्ट में हम ये भी पढ़ लेते हैं कि अन्य प्रकार के बीजांड, अन्य प्रकार के बीजांड कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, एक जो होता है उसको बोलते हैं, देखिए ऑर्थोट्रोपस, ये ऑर्थोट्रोपस लिखा मैंने। दूसरा जो होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस होता है। एक और होता है जिसको कि हम बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। पांचवा जो होता है उसका नाम है एम्फीट्रोफस, और छठा जो होता है वो होता है सरसिनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के बीजांड होते हैं नॉर्मली, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, एनाट्रोपस बीजांड के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे क्या होता है, कॉमन होता है। ये कौन सा था, प्रति प्रकार का बीजांड था। ये कौन सा था, ऋजु प्रकार का, राइट। ये कौन सा होता है, अर्ध प्रतीप, इसको हम क्या कह देते हैं, ये क्या था, वक्र प्रकार का। ये क्या था, एम्फीट्रोफस, एम्फीट्रोफस। और ये क्या था, सरसिनोट्रोफस। क्लियर, याद रखना, एनाट्रोपस जो है वो 180 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। ये वाला जो होता है ऋजु, ये कैसा होता है, सीधा बीजांड होता है। ये वाला जो है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। ये जो है वो 90 डिग्री के ऊपर घूम जाता है। और सरसिनोट्रोपस जो है वो 360 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, घूम जाता है। और एम्फीट्रोफस के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, वह बीजांड घोड़े के नाल के जैसे होते हैं, घोड़े की नाल के आकार के होते हैं, आकार के, घोड़े की नाल के आकार के। तो ये जो थे वो किसके थे, ये 6 प्रकार के क्या थे, बीजांड थे। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सरसिनोट्रोपस। लेकिन जो हमने जिक्र किया वो किसका था, एनाट्रोपस का था। ओके, और अंत में मैं एक और चीज बताने की यहां पर कोशिश करता हूं, जिसका नाम है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, राइट। तो एक अध्यावरण युक्त बीजांडों में क्या होता है, एक अध्यावरण युक्त बीजांडों में बीजांड काय प्रारंभ में ही नष्ट हो जाता है, प्रारंभ में ही नष्ट हो जाता है। एवं अध्यावरण, जो एक अध्यावरण है, अध्यावरण की कोशिकाएं रूपांतरित हो बहुगुणित हो जाती है, स्टार्च व वसा का संग्रह करती है एवं बीजांड को क्या देती है, पोषण देती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एक अध्यावरण था वो रूपांतरित हो गया और उसने बीजांड काय की तरह पोषण देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम एक अध्यावरण को, जो एक अध्यावरण था, एक अध्यावरण को यहां पर एंडोथीलियम या हमें उनको क्या कहते हैं, या अध्यावरणीय टेपेटम कहते हैं। देखिएगा, आपने कभी परागकोश पढ़ा हो तो परागकोश की एक भित्तीय परत होती है जिसका नाम है टेपेटम, और वो टेपेटम जो है वो परागकोश को क्या देती है, पोषण देती है। हम केवल यहां पर ये कहना चाहते हैं कि एंडोथीलियम क्या है। एंडोथीलियम अध्यावरण का रूपांतरण है। एक अध्यावरणीय बीजांडों के अंदर बेसिकली क्या होता है, बीजांड का प्रारंभ में नष्ट हो जाता है।
अब नष्ट हो गया तो बीजांड को पोषण कौन देगा, क्योंकि बीजांड का ही उत्तक जो होता है वो क्या होता है, पोषक उत्तक होता है, वो नष्ट हो गया। तो जो अध्यावरण की जो भीतरी कोशिकाएं होती है वो रूपांतरित हो जाती है, बहुगुणित हो जाती है, उनमें स्टार्च और वसा का क्या होता है, संग्रह होता है, और ये बीजांड को देना, पोषण देना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो ऐसे अध्यावरण को हम क्या कह देते हैं, एंडोथीलियम, या इसको हम क्या कह देते हैं, इस अध्यावरण को हम अध्यावरणीय टेपेटम कहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, पोषण देना है। तो ये स्टूडेंट जो था, ये पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन था किसके बारे में, बीजांड के बारे में। हम और नए टॉपिक्स के साथ में फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक्स अ लॉट।